सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एसवाई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 जो है सेमेस्टर 3 का उसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है ह्यूमन राइट प्रोविजन वायलेशन एंड रिड्रेसल। उसका लेक्चर नंबर हम लोग 7 लेने वाले, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे कि देखो जो एसटीज़ होते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, उनके साथ कौन से फॉर्म ऑफ वायलेशंस होते हैं उनके राइट्स के, कि जो उनको हक मिला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या फिर लॉज के द्वारा, जो उनको राइट्स मिले हैं, तो कौन से प्रकार से उनके जो राइट्स है उनका वायलेशन किया जाता है। तो उन सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो जाकर देख लेना। यहाँ पर आपको ये पिछला लेक्चर जो है ये आपको ऊपर दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप जाकर देख सकते हो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो, ठीक है। तो देखो अब देन स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होते हैं एंड इनको कौन से राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। अलग अलग जो शेड्यूल्ड कास्ट को मिले वो सारे सेम है एंड थोड़े बहुत एडिशनल लॉस इनके लिए बनाए गए हैं, इनके बेटरमेंट के लिए। अब देखो ये सारी चीज़ें बनाई तो गई है, गवर्नमेंट लॉस बनाती है, गवर्नमेंट्स काफ़ी सारे हेल्प भी करती है, बट ये सिर्फ ऊपर लेवल तक रह जाता है, ठीक है। मतलब होता है क्या, देखो अब गवर्नमेंट जो है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर लेवल पर है, बट जब ये जो भी मतलब हेल्प करना चाहती है, मान लो इन्होंने कोई लॉ बनाया कि एसटीज़ के लिए हम ये बेनिफिट देंगे, तो बेनिफिट्स पहुँचते 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 जब असली में जब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास पहुँचता है तो बहुत ज़्यादा कम रहता है, ठीक है। कह सकते हैं उनको जो भी राइट्स मिले रहते हैं उनको सही तरीके से उनको नहीं मिल पाते हैं वो सारे राइट्स, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से देखो तो गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे वायलेशंस करते हैं इनके राइट्स की, इनकी ज़मीनें हड़प लेती है, ठीक है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीन सकती है अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए या फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी चाहिए रहती है। तो ऐसे टाइम पर कई बार होता है कि गवर्नमेंट जो रहती है वो ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले जो लोग होते हैं, वो जहाँ पर वो जंगल के एरिया में रहते हैं, तो वो जो ज़मीन रहती है वो उनसे छीन लेती है। तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें कर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो उनके साथ भेदभाव करते हैं। काफ़ी सारे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, उनको कर्जा थोड़ा बहुत देकर हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उनको। तो इस तरह से अलग अलग वायलेशंस उनके राइट्स का किया जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक एक करके जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वायलेशंस हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला जो वायलेशन किया जाता है वो होता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एंड बॉन्डेड लेबर्स, ठीक है। अब होता है क्या, देखो क्योंकि नॉर्मली देखो जैसे कि हम अपना उसके देखते हैं, मतलब बेसिकली जैसे हम शेड्यूल्ड कास्ट का देखते हैं कि जैसे वो गरीब होते हैं तो उनको कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। एंड ऐसे टाइम पे जो मनी लेंडर्स होते हैं या फिर जो भी ज़मींदार होते हैं, साहूकार होते हैं, जो उनको कर्जा देते हैं। क्योंकि देखो नॉर्मली गांव में होता क्या है कि अब आपको कर्जा चाहिए, आप गरीब आदमी हो, ठीक है, आप किसान हो और आपको कर्जा चाहिए, तो ऐसे टाइम पर आप बैंक में लेने नहीं जाओगे, ठीक है। कि नॉर्मली आपके पास पहली बात तो आपके नज़दीक में कोई बैंक नहीं होगा, एंड होगा भी तो वो बहुत सारा पेपर डॉक्यूमेंट मांगेगा, और ऊपर से क्योंकि वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, और जैसे आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं तो उन लोग आदिवासी, उन लोग उन्हें डॉक्यूमेंट्स कहाँ से देंगे भाई, गिरवी रखने के लिए कुछ, ठीक है। तो ऐसे टाइम में उनको जल्दी लोन्स मिल नहीं पाते, तो इसलिए फिर मजबूरी में आकर उनको साहूकार या लैंडलॉर्ड से पैसे लेने पड़ते हैं, ठीक है, कर्जा लेना पड़ता है, मतलब लोन लेना पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो साहूकार लोग होते हैं, उन लोग बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इकोनॉमिकली लूटते हैं। एंड क्योंकि अब देखो होता क्या है कि अब मान लो किसी ट्राइब्स ने, मतलब कोई ट्राइबल आदमी है, कोई जो खेती बाड़ी करने के लिए उसने पैसे ले लिए, ठीक है, कोई पर्सन है जिसने खेती बाड़ी करने के लिए 10,000 रुपये कर्जा लिया। अब हुआ गया अगले साल जब उसने खेती बाड़ी की और गलती से फसल ख़राब हो गई, ठीक है, मतलब कोई बारिश आ गई तेज़ या फिर और कोई सूखा पड़ गया जिसके उससे फसल ख़राब हो गई। अब होता क्या है, क्योंकि देखो खेती बाड़ी में पहली बात उतनी कमाई रहती नहीं है, खुद का पेट भरने लायक ही रहता है, थोड़ा बहुत ही जो भी बचता है। तो ऐसे टाइम पर अब अगले साल जब वो वापस से उगाएगा तो उस टाइम पर वो खुद का पेट भरेगा, अपने घर का पेट भरेगा या फिर उसका कर्जा भरेगा, जिसकी वजह से अब जो मनी लेंडर्स होते हैं जिनसे भी उसने पैसा लिया रहता है तो हम लोग उसको बॉन्डेड लेबर बना देते हैं। बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है कि आप तुम जो है पूरी ज़िंदगी मेरे पास ही काम करते रहो, फ्री में काम करते रहोगे जब तक तुम मेरा कर्जा नहीं भर देते हो, ठीक है। मतलब मजबूरी में तुम्हें मेरे इधर ही काम करना पड़ेगा, तुम और किधर काम नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे इधर ही काम करना पड़ेगा। तो इसको बॉन्डेड लेबर बोलते हैं, जबरदस्ती मतलब आपको फोर्स करके लेबर बनाया रहता है, ओके। तो इस तरह से इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब देखो लिखा गया यहाँ पर कि लाइक एससी एंड एसटीज आर एक्सप्लॉइटेड बाय द लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट द एसटीज बिकम लैंडलेस। क्योंकि देखो अब होता क्या है कि ये जो एसटीज होते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होते हैं, इन लोग करते क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लेस से पहले कुछ सालों तक रहते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, एंड उस ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस पेड़ का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियों को अपना घर बनाने के लिए जो भी उनको रिसोर्सेज चाहिए रहता है इस्तेमाल करते हैं, एंड फिर कुछ समय बाद उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे रहना चालू कर देते हैं।
जिसकी वजह से कभी भी इनका एक प्रॉपर्टी नहीं हो पाता है, इनके पास कोई ज़मीन नहीं रहती है। अब ज़मीन नहीं रहती है और क्योंकि अब किसी एरिया में जाएंगे जहाँ पर उनके पास ज़मीन नहीं है, तो ऐसे टाइम पर उनको खेती बाड़ी करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए प्रॉपर्टी की ज़रूरत रहती है और उनके पास नहीं रहता और उन्हें पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसे टाइम पर उन्हें मनी लेंडर से ही पैसे लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी मतलब असेट्स है ही नहीं ना, इधर उधर घूमते रहते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि दे वर्क एज लैंडलेस लेबर्स एट द मर्सी ऑफ लैंडलॉर्ड, मतलब लैंडलॉर्ड्स के पास काम करना पड़ जाता है, दूसरे की ज़मीनों पे काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती है। तो द लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइट देम बाय मेकिंग देम टू वर्क फॉर लॉन्गर हावर्स विथ लो वेजेस। जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, वो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं? एक्सप्लॉइट को हिंदी में शोषण कहा जाता है, कि मतलब एक्सप्लॉइट करना कि आपको मतलब जैसे अब वर्क में एक्सप्लॉइटेशन हो गया कि आपको जो है बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं, मान लो 500 रुपया दिया जा रहा है एंड आपको 12 घंटे काम करवाए जा रहे हैं, हो सकता है 14 घंटे काम करवाए जा रहे हैं, दिन भर आपसे काम करवाए जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है मान लो आपको 300 रुपये ही देकर 12-12 घंटे काम करवाए जा रहे हैं, तो इस तरह से देखोगे तो 300 रुपये में 12 घंटा कौन काम करवाता है? तो ये एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है। आपको मतलब शोषण आपका किया जा रहा है। तो यही देखा है कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो ऐसे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग हावर्स तक काम करवाते हैं और लो वेजेस देते हैं, ठीक है। तो ऑल्सो मनी लेंडर्स चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स टेकन बाय एसटीज ड्यू टू फेलियर टू रीपे लोन। एसटीज बिकम बॉन्डेड लेबर्स, ठीक है। जब उन लोग नहीं भर पाते हैं लोन को तो बॉन्डेड लेबर बन जाते हैं। At times, STs are tortured for not following the order of the landlord and money lenders. ऐसे टाइम पर जब उन लोग मतलब जो भी जिसके पास भी वो बॉन्डेड लेबर बन जाते, तो अगर उनका वो फॉलो नहीं करते ऑर्डर, वो बोलता है मान ले कि ये काम करके, और वो अगर नहीं करते तो ऐसे टाइम पर वो जो पर्सन रहता है उसको टॉर्चर करता है, उसको मारता है, उसको पीटता है, ठीक है, उसको धमकी देता है, ऐसी सारी टॉर्चर, उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते रहते हैं उसको, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उसकी ज़िंदगी बर्बाद टाइप में हो जाती है। ओके, तो ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड बॉन्डेड लेबर का सिस्टम की वजह से ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा उनके जो राइट्स है उनका वायलेशन किया जाता है, क्योंकि देखो उनके पास ये हक है कि उनको कोई भी बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकता, फिर भी उनको बनाया जाता है, तो ये इनके राइट्स का वायलेशन ही है, ठीक है। तो मे भी आपको ये फर्स्ट समझ आ गया होगा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड बॉन्डेड लेबर, ठीक है। तो ये भी इनका वायलेशन किया जाता है। उसके बाद होता है डिस्क्रिमिनेशन इन अलोकेशन ऑफ डिज़ास्टर रिलेटेड रिलीफ। मतलब क्या कि देखो होता क्या है कि अब जैसे पर्टिकुलरली अगर देखो कोई भी एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं, तो गवर्नमेंट जो रहती है वो आदिवासियों के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, ठीक है। क्यों उतना ध्यान नहीं देती है? क्योंकि देखो पहली बात, आदिवासी जो लोग होते हैं गवर्नमेंट ये सोचती है भाई उन लोग तो अपना एक अलग एरिया में खुद ही रह रहे हो, उनका खुद का इकोसिस्टम है, वो लोग खुद का अपने आप को संभाल सकते हैं, तो हमको उनको हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ गवर्नमेंट वाले, मतलब गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। मतलब जैसा मान लो कि ये कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, या फिर आसाम है, मान लो मिज़ोरम, चलो मान लेते हैं, ठीक है। तो अब मिज़ोरम है, पर्टिकुलरली मिज़ोरम है, मिज़ोरम में ये एक एरिया है जहाँ पर आदिवासी लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर अचानक से सूखा पड़ गया या फिर तूफान आ गया, कोई भी दुर्घटना हो गई, डिज़ास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, ये सारी प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी मतलब आदिवासी लोग रहते थे उन लोग के घर वर टूट गया, उनके पास अब कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। तो ऐसे टाइम पर जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ की जो भी लोकल गवर्नमेंट होती है, जो भी वहाँ पर कंट्रोल करके रख रही है, वहाँ पे जो भी पंचायत है, वो जो रहती है वो उनको उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करती है, ठीक है। मतलब उनको ये देखती है ये तो आदिवासी लोग हैं, इनको कौन उतना करेगा, ठीक है। तो इसलिए उतना ज़्यादा हेल्प नहीं प्रोवाइड करती है कि आप जैसे वापस से दूसरा घर देना या फिर उनको कंपनसेशन देना या फिर कहीं पे रहने के लिए जगह देना, ये सारी चीज़ें नहीं की जाती है उतनी ज़्यादा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जाता है। वहीं पे अगर मान लो एक नॉर्मल पीपल की इधर किसी और एरिया में अगर उनके साथ डिज़ास्टर हो जाएगा तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हेल्प की जाती है, बट आदिवासियों के उतना ज़्यादा मतलब आदिवासियों के मामले में उतना ज़्यादा हेल्प नहीं दिया जाता है, डिज़ास्टर रिलेटेड रिलीफ उतनी नहीं दी जाती है, ठीक है। तो यही लिखा है, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी इन अलोकेशन ऑफ डिज़ास्टर रिलेटेड रिलीफ, ठीक है। मतलब ऐसे काफ़ी सारे मतलब केसेस है जहाँ पर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, बट यहाँ पर नॉर्मली लोकल गवर्नमेंट्स की बात की जा रही है, लोकल और स्टेट गवर्नमेंट्स की बात की जा रही है, ठीक है। ये मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट रहती है वो उतना ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है, और अगर उनके इधर कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो ठीक है, उनको हेल्प उतना प्रोवाइड नहीं करती, प्रोवाइड करती भी तो बहुत कम प्रोवाइड करती है या फिर लेट से प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि प्रोवाइड ही नहीं करेगी, लेट से प्रोवाइड करेगी, या फिर अब जैसे खाना प्रोवाइड करना है तो खाना बहुत कम क्वांटिटी में प्रोवाइड करेगी, सबको 1-1 किलो चावल दे देगी, बोलेगी 10 दिन यही खाओ, कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करेगी। ओके,
द डिजास्टर कंपनसेशन विच द बैकवर्ड क्लासेस गेट इज सब्सिस्टेंटली लो एज कम्पेयर टू दैट प्रोवाइडेड टू अपर कास्ट। ठीक है, जो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं जिनको जितना उनको मतलब रिलेटेड मतलब जो भी रिलीफ्स मिलते हैं उससे कम जो है ये एसटी वालों को मिलते हैं। ठीक है, मतलब उनको कम उतना उतना तवज्जो नहीं दी जाती, उतना अटेंशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि एट टाइम द एस्टिस डू नॉट गेट रिलीव एट ऑल, दिस इज मेनली ड्यू टू नेगेटिव टेंडेंसी ऑफ दोज इन्वॉल्वड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीव मेजर्स। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग होते हैं, जो भी गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग होते हैं, उनके दिमाग में रहता है भाई ये तो मतलब एस्टे आदिवासी लोग हैं, ये तो शेड्यूल्ड ट्राइब से, इनको कौन उतना करेगा, ये इनको नहीं उतना हेल्प करने की, हमको तो अपर कास्ट वालों को मदद करने की ज़्यादा उनको करना चाहिए। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे उनकी मेंटेलिटी की नेगेटिव मेंटेलिटी की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स आती है एंड उनको रिलीफ्स कम मिलते हैं एसटीज को। ठीक है, उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखे हैं कि अब देखो यहाँ पर आपको ये दूसरा वाला समझ आ गया होगा कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर भी किया जाता है, गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशन करती है डिजास्टर रिलेटेड रिलीफ को देने में। ठीक है, एसटीज को। उसके बाद देखो आगे लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट का भी एक प्रॉब्लम रहता है। होता क्या है देखो कि अब देखो यहाँ पर एक बताया गया है कि सिंस इंडिपेंडेंस 1947 मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो इंडिया हैज़ बीन अंडरटेकिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल थ्रू प्लानिट डेवलपमेंट अंडर द सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान। आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान होता है, हर 5 साल में एक प्लान बनता है कि मतलब हमारा 5 साल हम किस तरीके से बिताएंगे। ठीक है, मतलब हमारे देश के अंदर हम कौन सी डेवलपमेंट करेंगे। तो ये तब से चला रहा है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। ओके, अब होता है क्या देखो, इसके वजह से अब ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है 5 ईयर प्लान। अब होता है क्या देखो लिखा है कि सच प्रोजेक्ट इंक्लूड डैम्स, पावर, माइनिंग इंडस्ट्री एंड अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कमर्शियल, फॉरेस्ट्री एंड अदर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब होता है क्या देखो कि ये जो 5 ईयर प्लान्स बनते हैं इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं कि देखो हमको अपने देश को डेवलप करना है, तो हम रोड बनाएंगे, हम डैम बनाएंगे, हम मतलब इंडस्ट्रीज लगाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, कमर्शियली मतलब अपने देश को इम्प्रूव करने हमको डेवलप करना है, तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है वैसे तो। बट अब इसकी वजह से होता क्या देखो कि सम ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैव ब्रॉट एडवर्स इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ a displacement of people including tribal from their original place of habitation ड्यू टू लार्ज स्केल एंड एक्वाजिशन। ठीक है, अब होता क्या है देखो कि जहाँ पर भी एक पर्टिकुलर एरिया में आदिवासी लोग रह रहे थे, तो उस एरिया में गवर्नमेंट बोलती है देखो भैया हमको तो है यहाँ पर डैम बनाना है। ठीक है, अब जैसे किसी एरिया में अब जंगल एरिया है तो वहाँ पर अच्छा खासा मतलब जगह है, हरियाली है, तो वहाँ पर पर्टिकुलरली डैम बनाना आसान है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम यहाँ पर डैम बनाना चाहते हैं, यहाँ पर पेड़ काट कर हम यहाँ पर डैम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग हट जाओ, जो भी यहाँ पर ट्राइबल्स रह रहे हैं हट जाओ यहाँ पर। तो ऐसे टाइम पर होता है क्या कि वो जो ट्राइबल्स वहाँ पर रह रहे हैं, जो आदिवासी लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती है। एक्विजिशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो रहती है वो ज़मीन छीन लेती है। ठीक है, मतलब छीन लेना ज़मीन, और चाहे आपकी मर्ज़ी हो या ना हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी की भी ज़मीन खरीद मतलब छीन सकती है। ऐसे तो कंपनसेशन पैसा देती है वो, बट अगर आप नहीं मानते हो तो आपसे छीन भी सकती है ज़बरदस्ती। ठीक है, तो ऐसा ही गवर्नमेंट भी करती है। अब क्योंकि गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो ऐसे टाइम पर वो छोटी मोटी ज़मीन तो खरीदेगी नहीं कि 1 एकड़ खरीद ली, एक ही बार में बहुत सारा लार्ज अमाउंट में मतलब लार्ज स्केल में एक्विजिशन कर लेती है ज़मीन का, जिसकी वजह से बहुत सारी ट्राइबल्स जो होते हैं आदिवासी, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती है एंड वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनका ज़मीन चली जाती है, तो फिर वो इधर उधर फिर भटकने लग जाते हैं एंड उनको और किसी ढूंढना पड़ता है जगह रहने के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है। एंड देखो यहाँ पे लिखा है कि 90% ऑफ द कोल डिपॉजिट एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग मिनरल्स आर इन द ट्राइबल रीजन। ठीक है, एंड अगर हम रिसोर्सेज की बात करें कि जो जो हमें रिसोर्सेज आज के टाइम पे चाहिए रहते हैं, जैसे कोल चाहिए हमको, ठीक है, कोयला, एंड जो बाकी मिनरल्स होते हैं वो नॉर्मली जंगल एरिया में ही आपको मिलेंगे। जंगल एरिया में ही ट्राइबल्स रहते हैं, तो देखोगे तो ट्राइबल रीजन जो रहते हैं, आदिवासियों के जो एरियाज रहते हैं, वहाँ पर ही हमें ज़्यादातर रिसोर्सेज मिलते हैं। ज़्यादातर माइनिंग के जो रिसोर्सेज रहते हैं, कोयला या फिर और जो अदर रिसोर्सेज है वो वहाँ पर मिलते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उनको मतलब मजबूरी कह सकते हो या फिर कह लो कि उनको वहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा दिखता है, जिसकी वजह से वो ट्राइबल्स एरिया को जो है वो ज़बरदस्ती छीन लेते हैं या फिर उनसे मांग लेते हैं कि हमको ये प्रॉपर्टी दे दो, हमको ये ज़मीन दे दो, ये जंगल दे दो, हम यहाँ पर माइनिंग करना चाहते हैं ताकि हमको ये पर्टिकुलरली रिसोर्स मिल सके, ताकि देश को डेवलप किया जा सके। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए हमको ये सारी प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, तो ट्राइबल्स एरिया आर अफेक्टेड नॉट ओनली ड्यू टू माइनिंग ऑफ कोल एंड अदर मिनरल्स बट ऑल्सो ड्यू टू पावर प्रोजेक्ट, डैम्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी प्रोजेक्ट्स की वजह से उनकी जो मतलब लैंड होती है वो छीन ली जाती है, जिसकी वजह से ट्राइबल्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनको डिस्प्लेस होना पड़ जाता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है रहने के लिए। तो द ट्राइबल्स who constitute 8.6% of the total population of India as per 2011 census
मेक अप ओवर 50% ऑफ द टोटल डिस्प्लेस पर्सन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो देखा था ना पिछले लेक्चर के अंदर कि हमारे देश के अंदर टोटल 8.6% जो पॉपुलेशन है वो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल्स लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से। तो उनके अगर आप देखोगे तो उसमें से जितने भी उन्होंने मतलब डिस्प्लेस हुए हैं, मतलब मजबूरी में इधर से उधर, मतलब पहले एक पर्टिकुलर एरिया में रहते थे तो अब दूसरे जगह पे उन्हें जाना पड़ रहा है, तो उसका जो रीज़न है उसमें से 50% जो लोग हैं वो इसी रीज़न से जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई वहाँ पर प्रोजेक्ट बना दिया, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कोई डैम बना रहा है, तो ऐसा कुछ बना रहा है जिसकी वजह से अब उनको वो जगह छोड़कर दूसरे एक एरिया में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखोगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारा लैंड जो है एक्विजिशन कर रहा है, ट्राइबल्स के छीन रहा है, जिसकी वजह से उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये भी उनके राइट का वायलेशन है, वो अपनी ज़िंदगी को आराम से नहीं जी पा रहे। ठीक है, तो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ट्राइबल फेस लॉट ऑफ हार्डशिप। ठीक है, तो काफ़ी सारा उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किलें झेलनी पड़ती है। उसके बाद देखो फोर्थ जो वायलेशन है वो है विक्टिम्स ऑफ नक्सलाइट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब नक्सलाइट कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो देखो नक्सलाइट कौन लोग होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो नक्सलाइट वही अपने देश के ही लोग होते हैं, ये विद्रोही लोग होते हैं जो कि मतलब सरकार का विद्रोह करते हैं एंड ये वेपन्स अपने पास रखते हैं, मतलब कह सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो। आपने फिल्मों में देखा होगा कि आपने कोई फिल्म में देखा होगा ना कि अपना जो हीरो रहता है वो जंगल इधर उधर जा रहा था, जहाँ के जंगल के अंदर कुछ ऐसे टेररिस्ट टाइप में ही रहते हैं, बस ये अपने ही देश के लोग होते हैं। तो ये जो नक्सलाइट होते हैं ये गवर्नमेंट का विद्रोह करते हैं। ठीक है, किस बात का विद्रोह करते हैं? देखो इनका मेन एम तो स्टार्टिंग, देखो नक्सलाइट जब बनाया गया था, शुरुआत में जब बनाया गया था तो वो बनाया गया था रूरल लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है, अब जैसे होता है ना कि अब गवर्नमेंट जो है वो मतलब रूरल पीपल्स की उतनी बात नहीं सुनती है। ठीक है, गाँव में जो लोग रहते हैं उनकी उतनी बात नहीं सुनती है, उतनी हेल्प नहीं करती है, जो फार्मर्स है उनकी हेल्प नहीं करती है। तो ऐसे टाइम पर कुछ एक ग्रुप बना दिया गया था कि हाँ भाई हम जो है हम तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएंगे, हम मतलब एक जनरल पब्लिक तुम्हारे हम मतलब तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो ये नक्सलाइट ग्रुप स्टार्टिंग में तो मतलब रूरल पीपल की हेल्प करने के लिए बना था, बट धीरे धीरे करते 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 इवोल्यूशन होते होते नक्सलाइट का अब ये एक टाइप से टेररिस्ट जैसे हो गए इन लोग। ठीक है, तो मतलब इन लोग अब खतरनाक बहुत ज़्यादा हो गए। अगर आप कंपेयर करोगे टेररिज्म से, मतलब जो जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट होते हैं एंड जो नक्सलाइट होते हैं, अगर दोनों को आप कंपेयर करोगे किन लोगों ने मतलब इन दो अपना जो जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट है एंड ये जो नक्सलाइट है, इन दोनों में से किसने सबसे ज़्यादा सिविलियंस को मारा है, तो आप देखोगे ये जो नक्सलाइट लोग हैं अपने देश के जो ये विद्रोही लोग हैं, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा लोगों को मारा है। ठीक है, मतलब अगर आप 6 साल 5 साल का देखोगे तो लगभग 5,000 6,000 लोगों को इन लोग मार दिए नक्सलाइट लोग, और वहीं पे टेररिस्ट का देखोगे तो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है आपको मिलेगा। ठीक है, 1200 300 800 1200 इतने ही लोग मरे हुए दिखेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन देखोगे तो नक्सलाइट लोग जो है वो टेररिस्ट से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अपने ही देश के लोग होते हैं, अपने ही देश के लोग रहते हैं जो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, आपने नक्सलाइट सुना होगा, नक्सलाइट वर्ड्स के बारे में। तो होता क्या, देखो अब ये जो नक्सलाइट लोग होते हैं ये अपने ही देश के लोग होते हैं एंड ये गवर्नमेंट से इनका मतलब मेन कॉन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट से ही रहता है कि वो गवर्नमेंट के विद्रोही रहते हैं, हम गवर्नमेंट का विद्रोह करेंगे। ठीक है, वो आर्मीज के साथ लड़ते रहते हैं, मतलब जैसे हम पर्टिकुलरली अलग अलग एरियाज़ में ये नक्सलाइट है, मतलब जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये सारी एरिया से जो इन्फेक्टेड है नक्सलाइट से। ठीक है, मतलब ये सारे एरियाज़ में नक्सलाइट जो है वो है। ठीक है, मतलब इन एरियाज़ में आपको दिखेगा झारखंड, मतलब यहाँ पर देखो बताया गया है कौन से स्टेट्स के अंदर है, जैसे आंध्र प्रदेश में आपको दिखेगा, बिहार में दिखेगा, छत्तीसगढ़ में दिखेगा, झारखंड में दिखेगा, मध्य प्रदेश में दिखेगा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये सारे जो स्टेट्स है ये वाले, इन सारे स्टेट्स के अंदर आपको दिखेगा कि यहाँ पर नक्सलाइट जो है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब वो सारे लोग, ठीक है, ये विद्रोही लोग। ठीक है, तो अब ये जो नक्सलाइट, इनकी स्टोरी वैसे बोलूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो अब इतना समझ लो नक्सलाइट। ठीक है, तो अब ये जो नक्सलाइट लोग हैं इन लोग जो है वो गवर्नमेंट के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट है, वो मतलब गवर्नमेंट के साथ लड़ते हैं, बट होता क्या है क्योंकि अब ये वेपन्स अपने पास रखे हुए रहते हैं, ये बंदूक से लड़ते हैं। ठीक है, अब बंदूक से ये आर्मी को मारते हैं वहाँ के लोग जो आसपास में, अब क्योंकि पर्टिकुलरली देखोगे तो ये जो नक्सलाइट होते हैं ये रूरल एरियाज़ में ही रहते हैं, खास करके ट्राइबल्स एरिया में ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा फिल्मों में जंगल के इधर रहते हैं, तो ट्राइबल्स एरिया में ही क्योंकि ज़्यादातर रहते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको भी अफेक्ट पड़ता है। एंड क्योंकि अब वहाँ पर मान लो कोई यहाँ पर आप आदिवासी हो, ठीक है, मान लो आप एक ट्राइबल पर्सन हो एंड ये जो नक्सलाइट है ये लड़ रहा है किसी आर्मी से। ठीक है, मतलब आर्मी के लोगों से लड़ रहा है, तो ऐसे टाइम पर जब ये गोलीबारी करेगा, बंदूक फेंकेगा, बॉम्ब फेंकेगा, ये सारी चीज़ें करेगा, तो इससे वैसे आप भी मतलब आपका भी गेम खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि देखो जो नक्सलाइट कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये जो नक्सलाइट लोग लड़ते रहते हैं हमारे देश के अंदर, ये सारी जो इसको रेड कॉरिडोर बोला जाता है, जहाँ पर नक्सलाइट जो है मतलब ज़्यादा है। ठीक है, तो ये रेड कॉरिडोर इन एरियाज़ को बोला जाता है। तो ये नक्सलाइट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता क्या है कि अब देखो वहाँ के जो लोग होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा
परेशानी झेलनी पड़ती है, वहाँ पर बॉम्बिंग होती है, वहाँ पर बंदूकें चलती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग मरते हैं, ठीक है। खास करके ये भी हो जाता है कि वहाँ के जो कुछ लोग होते हैं, कुछ मतलब लड़के होते हैं या मतलब जो भी 18-19 साल 20 साल के हो जाते हैं, तो उन लोग भी कई बार जो है नक्सलाइट में ज्वाइन हो जाते हैं कि हम भी भाई नक्सलाइट बनेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उनको भी फेस करनी पड़ती है ये नक्सलाइट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो ये भी बात है। देखो यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो होम अफेयर अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, वो क्या कहता है कि देखो 2016 में 10 स्टेट्स आर अफिलिएटेड बाय द नक्सलाइट कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये जो 10 स्टेट्स है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हो नक्सलाइट का जो प्रॉब्लम है वो फेस इन 10 स्टेट्स ने किया है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनके अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारे का नाम लिखा है जो मैंने आपको बता दिया है, ओके। अब देखो लिखा गया है कि नाइदर द नक्सल मूवमेंट इज लीड बाय ट्राइबल नॉट डू द डिमांड ऑफ नक्सलाइट रिलेटेड टू ट्राइबल्स, the tribals are the victim of the conflict between the government and Naxalites. The tribal face the burn of the class war of the Naxalite. मतलब क्या ये देखो कि जो नक्सलाइट्स होते हैं, नक्सलाइट का जो मूवमेंट होता है कि मतलब ये जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, ये ना ही ट्राइबल्स करते हैं, ठीक है। मतलब इनमें ट्राइबल्स कोई इन्वॉल्व नहीं रहता। ये जो डिमांड करते हैं वो ट्राइबल्स के लिए भी नहीं होता है कि हाँ भाई हमारे ट्राइबल्स के लिए मांग रहे कि भाई हमारे ट्राइबल्स भाई लोग के लिए ये सारी चीज़ें करो, नहीं तो हम गोली चलाएंगे। ऐसा भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो अपने लिए ही कर रहे होते हैं कि भाई हमारे जो तुमने किसी एक नक्सलाइट को पकड़ा था उसको छोड़ो, नहीं तो हम लोग इधर गोलीबारी करेंगे, ठीक है। तो मैं ये सारी उनकी डिमांड्स रहती है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो वो ट्राइबल्स के ना ही कुछ कर रहे हैं, ना ही यहाँ पर ट्राइबल्स जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, बट फिर भी यहाँ पर ट्राइबल्स जो है वो मतलब विक्टिम बन जा रहे हैं, ठीक है। उनको फेस करना पड़ रही है ये सारी चीज़ें, ये क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एंड नक्सलाइट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी उनके मतलब वो आराम से रह भी नहीं पाते, चैन से रह नहीं सकते कि वहाँ पर जो है नक्सलाइट लोग रह रहे हैं जो कि ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक उनका वायलेशन हो रहा है, राइट्स को आराम से रह नहीं पाते, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है लैंड एलियनाइजेशन, ठीक है। लैंड एलियनाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी ज़मीन को कोई और छीन लेता है, ठीक है। अब ये हो सकता है गवर्नमेंट छीन ले, या फिर ये हो सकता है कि दूसरा कोई पर्सन आपसे छीन ले, ठीक है। खरीद ले, छीन ले आपसे ज़बरदस्ती, तो उसको लैंड एलियनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो देखो लिखा गया है यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखो लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड एज प्रोवाइडेड इन द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वेरियस अदर स्टेट लेवल लॉ विच अमॉन्ग अदर प्रोहिबिटेड ट्रांसफर ऑफ द लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल्स, ठीक है। यानी अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन का 5th एंड 6th शेड्यूल देखोगे तो वहाँ पर स्पेशली बताया गया है कि आप जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर्टिकुलर एरियाज़ के जो भी शेड्यूल मतलब ट्राइबल एरियाज़ होती है, ट्राइबल रीजन्स होते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर ट्राइबल रीजन्स है, वहाँ पर आप नॉन ट्राइबल हो, अगर आप मान लो आप ट्राइबल नहीं हो, आप आदिवासी नहीं हो, तो वहाँ पर आप ज़मीन को नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब वहाँ की ज़मीन को आप नहीं छीन सकते, वहाँ की ज़मीन को आप खरीद नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, पर्टिकुलरली। तो वहाँ पर 5th एंड 6th शेड्यूल में ये सारी चीज़ें बताई गई है कि आप कोई भी मतलब बेसिकली एक ट्राइबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते नॉन ट्राइबल को, दूसरे किसी पर्सन को, ठीक है। तो हावेवर द लॉ फेलियर टू प्रिवेंट वाइड स्प्रेड लैंड एलियनाइजेशन ऑफ द ट्राइबल्स। लेकिन क्या करें, ये जो अपना लॉ बनाया गया है, अलग अलग स्टेट्स ऐसा लॉ बनाते हैं, बट ये जो लॉ है ये किसी काम का रहता नहीं, क्योंकि लोग फॉलो नहीं करते इस लॉ को, जबरदस्ती छीन लेते हैं, ठीक है, दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को। तो जिसकी वजह से ये जो ट्राइबल्स होते हैं उनको लैंड एलियनाइजेशन को फेस करना ही पड़ जाता है, क्योंकि कोई भी इस लॉ को फॉलो ही नहीं करते। The root cause of land alienation has been the Land Acquisition Act 1894, ठीक है। एंड अगर आप एक मेन रीज़न अगर देखोगे कि मेन रीज़न क्या है जिसकी वजह से लोग जो इसको फॉलो नहीं करते, तो देखो एक एक्ट बनाया गया था इन 1894 में, लैंड एक्वाजिशन एक्ट इन 1894। इसके हिसाब से क्या है कि देखो जो गवर्नमेंट होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके, मतलब वो अपनी पावर के इस्तेमाल करके वो किसी के अभी पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको वो छीन सकती है, मतलब उससे वो मांग सकती है या फिर छीन सकती है इस बात पे कि भाई हमको जो है वो पब्लिक पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करना है। जैसे मान लो डैम बनाने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया मेरे को चाहिए, मान लो ये गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आता है, बोलता है देखो तुम्हारा ये जो ज़मीन है हमको चाहिए, यहाँ पर हमको डैम बनाना है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर अगर वो मान लो पर्सन नहीं मानता है, तो वहाँ पर उस टाइम पर जो गवर्नमेंट रहेगी वो अपना पावर का इस्तेमाल कर जबरदस्ती उससे वो लैंड छीन लेगी, ठीक है। तो इस लॉ की वजह से भी देखोगे तो काफ़ी सारे लैंड्स जो है वो ट्राइबल से छीन लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया भी गया है कि मतलब कितनी लैंड्स जो है वो छीनी गई है, रिपोर्ट दी गई है। यहाँ पर मैं भी रिपोर्ट बताऊंगा क्या रिपोर्ट है। तो देखो लिखा है ऑल्सो द नॉन ट्राइबल्स हैव इलीगली ऑक्यूपाइड थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल बाय फोर्स एलोरमेंट एंड एक्वायरिंग ट्राइबल
लैंड इन द नेम ऑफ ट्राइबल वाइफ्स आफ्टर मैरिंग देम। मतलब क्या किया, एंड साथ में ये भी है कि खाली गवर्नमेंट नहीं छीन रही है लैंड्स, साथ ही में जो नॉन ट्राइबल्स होते हैं, मान लो आप एक नॉन ट्राइबल हो, आप आदिवासी नहीं हो, एंड आप क्या करते हो, दूसरे की ज़मीन को छीन लेते हो जबरदस्ती, मार पीट करके, उसको पीट कर या फिर उससे खरीद कर, उससे धमका कर, या फिर ये भी हो जाता है कि अगर आप नॉन ट्राइबल हो और आपने देखा कि भाई ये जो लड़की है, ये पर्टिकुलर लड़की जो है, अब ठीक है, मतलब ये जो लड़की है इसके बहुत ज़्यादा ज़मीन है, एक काम करता हूँ इससे शादी कर लेता हूँ एंड इसका ज़मीन में ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके, मतलब एड़े मेड़े टेढ़े काम करके जो नॉन ट्राइबल्स होते हैं वो ट्राइबल्स की प्रॉपर्टी भी छीन लेते हैं, जिसकी वजह से उनका लैंड एलियनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ एक रिपोर्ट बताया गया है कि एज़ पर 2004, मतलब जो एनुअल रिपोर्ट आया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो ये बताया कि देखो टोटल हमारे देश के अंदर 3.75 लाख केसेस, मतलब इतना केसेस की बात की जा रही है, 3,75,000, ठीक है, इतना केसेस जो है वो ट्राइबल लैंड एलियनाइजेशन के ऊपर रजिस्टर किया गया है कोर्ट के अंदर। मतलब कोर्ट के अंदर इतने सारे केसेस जो है वो ट्राइबल लैंड एलियनाइजेशन के ऊपर है, मतलब 3,75,000, सोच सकते हो बहुत बड़ा नंबर होता है। फिर ये पूरे ओवरऑल इंडिया की बात की जा रही है, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं लिया गया है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर इतने सारे 3,75,000 केसेस जो है वो ट्राइबल लैंड एलियनाइजेशन के ऊपर है, ठीक है। जिसके अंदर अगर आप देखोगे ये टोटल इतने सारे केसेस के अंदर टोटल कितनी लैंड जो है वो मतलब है, तो टोटल लैंड अगर आप देखोगे सारे केसेस को मिलाकर, ये हर एक केस के अंदर कितनी कितनी लैंड को छीना गया है, तो टोटल अगर मिलाते हैं तो ये 8,55,000 मतलब एकड़ लैंड, इतना मतलब बहुत बड़ा एक अमाउंट हो जाता है। तो 10 स्टेट्स को अगर देखेंगे, एकड़ ऑफ लैंड इन 10 स्टेट, मतलब 10 स्टेट्स के अंदर ये देखा गया है कि 10 स्टेट के अगर मतलब जितने भी केसेस हुए हैं उसके अंदर टोटल अगर हम मिला देंगे तो 8,55,000 जो है एकड़ लैंड जो है वो छीना गया है ट्राइबल्स लोगों से, ठीक है। एंड जब इसको कोर्ट में मतलब आगे ट्राइबल्स मतलब कोर्ट में जब इसको लाया गया, केस वेस लड़ा गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि आउट ऑफ दिस 1.63 लाख केसेस, मतलब कह सकते हो आधे जो केसेस थे वो क्लियर हो गए और वो जो है वो ट्राइबल के फेवर में आ गए और उनके कुछ लैंड्स उनको मिल गई, ठीक है। तो 4.47 लाख एकर्स जो लैंड है वो उनको वापस मिल गई, मतलब जो ट्राइबल्स लोग थे। लेकिन जो 1.55 लाख जो केसेस थे, यानी मतलब आधे जो बाकी के जो केसेस थे वो उनके फेवर में नहीं थे, मतलब गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा ये जो लैंड है ये तुम्हारा नहीं है, ये तुमको नहीं मिलेगा, ये गवर्नमेंट पर्टिकुलरली यूज़ करेगा या फिर जो भी इस पर्सन का इसको ये मिलेगा, ठीक है, ये हम तुमको नहीं दे सकते, ये हमारे डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जिसकी वजह से 1,55,000 जो केसेस थे वो उनके फेवर में नहीं गए एंड उनको 3.63 लाख मतलब 3.63,000 मतलब कह सकते हो 3.63 लाख एकड़ जो ज़मीन थी वो उनको नहीं मिली, उनके फेवर में नहीं गया केस और उनको आधी कह सकते हो कि आधी प्रॉपर्टी नहीं मिली, आधी मिल गई, ठीक है। तो इतने सारे केसेस हो गए। तो यहाँ पर देखोगे तो ज़्यादातर जो मतलब लैंड एक्वाइजेशन जो रहता है वो गवर्नमेंट ही करती है एंड कुछ जो मतलब एक्वाइजेशन जो रहता है वो मतलब लैंड एलियनाइजेशन वो जो है वो दूसरे कोई नॉन ट्राइबल्स कर देते हैं अलग अलग तरीके से, ज़बरदस्ती फोर्स करके या फिर जो वहाँ की ट्राइबल लड़की रहती है उससे शादी करके उसकी ज़मीन को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके उनका मतलब ज़मीनें छीन ली जाती है, उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद देखो अब छठवां जो वायलेशन होता है वो होता है फेलियर टू इंश्योर फॉरेस्ट राइट्स। मतलब क्या कि देखो आदिवासी लोग, क्योंकि देखो नॉर्मली ये जो ट्राइबल्स होते हैं वो जंगल के इधर ही रहते हैं, अब क्योंकि ये जंगल के इधर रहते हैं तो वहाँ जंगल पे रह रहे हैं तो उनको जंगल के कुछ राइट्स रहने चाहिए, ठीक है। अब ऐसे देखोगे तो हमारा एक एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो कहता है कि आप जंगल में पेड़ नहीं काट सकते, आप बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से मतलब पर्टिकुलरली रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर सकते जंगल के, ठीक है, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के। बट अब क्योंकि यहाँ पर ये जो आदिवासी लोग हैं ये इतने पढ़े लिखे होते नहीं कि इनको इतनी अवेयरनेस हो, साथ ही में क्योंकि ये जंगल में रहते हैं तो इनको वो सारे रिसोर्सेज चाहिए रहते हैं जिसकी वजह से वो इसका इस्तेमाल करते हैं एंड कई बार जिसकी वजह से इनके ऊपर केसेस हो जाते हैं, भाई तू जो है तो ये पेड़ काट रहा है, तेरे को परमिशन नहीं है, तो जिसकी वजह से उनको मतलब ये सारी चीज़ें उनको फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारा जो देश है उसके अंदर एक पॉलिसी बनाई गई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 जो कि कहता है क्या है कि देखो भाई जो फॉरेस्ट जो है हमारा ये जो जंगल है एंड जो ट्राइबल्स है इनके बीच में काफ़ी एक अच्छा रिलेशनशिप है क्योंकि वो हमेशा से उधर ही रहते हैं, तो इसलिए उनको हमें कुछ राइट्स देने चाहिए, कुछ हक देने चाहिए कि भाई आप छोटी मोटी जो चीज़ें उनका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि सारे पेड़ उखाड़ कर काट के बेच के आ गए, ये सारी चीज़ें नहीं, बट कुछ चीज़ें जैसे आप मान लो बाम्बू के पेड़ है, ठीक है, तो आप उनका थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि सारे बाम्बू के पेड़ काट कर आप नहीं अकेले जाकर
बेच के आ गए, आप मतलब उनका रिसोर्सेज का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो वहाँ पर लेक है, ठीक है, वहाँ पर तालाब है, वहाँ पर मछली है, तो आप वो मछली पकड़ सकते हो, आपको ये सारे राइट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको कोई बोल नहीं सकता कि वहाँ रिस्ट्रिक्शन है, आप नहीं पकड़ सकते, तो यहाँ पर थोड़े बहुत आपको राइट्स मिलते हैं। तो ये द ट्राइबल्स हैव बीन विक्टिमाइज्ड अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 1927 व्हेन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 कम इनटू फोर्स, थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल्स बिकम एनरोचर्स, ठीक है, मतलब ओवरनाइट बन गए। मतलब रातों रात क्या हुआ कि जब हमारे देश के अंदर ये एक्ट आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हज़ारों ट्राइबल्स जो थे वो रातों रात ही क्रिमिनल्स बन गए, ठीक है। किस तरीके से क्रिमिनल्स बन गए, क्योंकि देखो ये एक्ट कहता गया है कि आप पेड़ काट नहीं सकते, ठीक है। अब ट्राइबल्स क्योंकि जंगल में ही रहते हैं तो वो पेड़ काटेंगे ही भाई, जंगल में रह रहे हैं, मान लो लकड़ी चाहिए खाना बनाने के लिए चाहिए, क्यों गैस वैस तो है नहीं, खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो तो पेड़ काटेंगे ही, जिसकी वजह से वो रातों रात ही मतलब सब कह सकते हो जितने भी ट्राइबल्स वहाँ पे रह रहे थे सबको बोल दिया भाई ये तो क्रिमिनल्स हो गए, ये लोग तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑन लैंड दे हैड बीन लिविंग फॉर जनरेशन, जहाँ पे वो जन्मों से रह रहे थे वहाँ पर उनको क्रिमिनल बना दिया गया इस बात पे कि तुम पेड़ क्यों काट रहे हो, ठीक है। तो ये जैसे ही एक्ट आया तो उसके बाद कह सकते हैं ये जो ट्राइबल्स इनकी प्रॉब्लम बढ़ गई, ठीक है। तो ऑन 23 नवंबर 2001 द सुप्रीम कोर्ट ऑल टुगेदर स्टेट द रेगुलेशन ऑफ ट्राइबल विलेज इन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर हुआ क्या कि फिर जो सुप्रीम कोर्ट था उसने रेगुलेशन बनाया कि देखो भाई आप किस तरीके से मतलब अपने आप को बचा भी सकते हो एंड किस तरीके से आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से बताया गया कि आप इन इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए पर्टिकुलरली एक अलग से एक्ट, एक लॉ लाया गया था, वो आपको बता देता हूँ। देखो 2006 में एक लॉ लाया गया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया था, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है। ये जो एक्ट है ये ट्राइबल्स को या फिर जो जंगलों में राहगीर होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनको कुछ राइट्स देता है, हक देता है कि आप इनके कुछ रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब थोड़े बहुत जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसा तालाब है जंगल के अंदर, तो उसमें जो मछलियाँ आप उनको पकड़ सकते हो। ऐसे नहीं कि एक ही बार में सारी मछलियाँ आप पकड़ लो, बट कुछ मतलब लिमिटेशन है कि यहाँ इतना आप पकड़ सकते हो। आप पेड़ों को मतलब जो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेड़ नहीं है उनको आप काट सकते हो, ठीक है। बाम्बू के पेड़ को आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो, आप मतलब ये सारी चीज़ें मिनरल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे सारी चीज़ें, ठीक है। तो मतलब कुछ राइट्स आपको मिलेंगे इस लॉ एक्ट की वजह से, ठीक है। तो ये जो एक्ट बनाया गया था ये खास करके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाया गया था कि आदिवासी जो जंगल में लोग रहते हैं उनको हम कुछ राइट्स प्रोवाइड करेंगे जंगल के, कि आपके पास ये हक है कि आप जंगल को थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो अपने जीने के लिए, ठीक है। सो द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इज पुअरली इम्प्लीमेंटेड इन सेवरल स्टेट। लेकिन क्या करें, ये जो एक्ट बनाया गया था ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट्स थी वहाँ के जो लोकल जो मतलब गवर्नमेंट थी उन्होंने उतना ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, ठीक है। तो इन द मेनविल ट्राइबल्स कंटिन्यू टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द एक्सेसिव माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। There are lack of cases pending against tribals under different सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्योंकि अभी अच्छी तरीके से लॉ को हमने डाल नहीं पाए, ऊपर से जो ट्राइबल्स होते हैं उनके अंदर उतनी अवेयरनेस हम नहीं जगा पाए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग अभी भी है, लाखों मतलब केसेस है जो कि ट्राइबल्स के अगेंस्ट में कि भाई मतलब उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट को जो है वो वायलेट किया है, उन्होंने पेड़ काटा है, ये किया है, वो किया है, जंगल में जानवरों को मारा है, ठीक है। ये सारी चीज़ों की वजह से उनको काफ़ी सारे केसेस उनके ऊपर किए गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो तो ये अच्छी तरीके से फॉरेस्ट राइट उनको नहीं मिला है, जिनकी वजह से अच्छी तरीके से उनको अवेयर नहीं किया गया इसके बारे में और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी नहीं किया है गया है एक्ट को, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, उनको उठा के लेके जाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, ठीक है। तो ये भी उनको वायलेशन हो रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। अब पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं, तो इसको हम पीवीटीजीज भी बोलते हैं। पीवीटीजीज क्या होता है, देखो इनका मतलब होता है ये वो ट्राइबल के ग्रुप होते हैं जो कि अब बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। मतलब उनकी गिनती बहुत कम बच गई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हो मेनी ऑफ द पीवीटीजीज हैव बीन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होने की, और विलुप्त होने की कगार पे हम लोग आ चुके हैं। इन 1991 में देखा गया था देयर वेयर ओनली 27 सेंटिनल्स, मतलब ये जो बेसिकली कैटेगरी है, मतलब ये एक ट्राइबल्स ग्रुप है सेंटिनल। तो ये जो है ये 1991 में देखा गया था, इनकी जो गिनती है वो सिर्फ और सिर्फ 24 बच गई थी। मतलब सिर्फ 24 लोग पूरे के पूरे एक ट्राइबल ग्रुप के अंदर ही थे, मतलब लाख हज़ार इतने नहीं, सिर्फ 24 के 24 लोग ही जो है एक पर्टिकुलरली एक ट्राइबल ग्रुप को मतलब पूरा रखते थे, ठीक है। तो बस
इतने ही गिनती के ही लोग बचे हुए थे। ऐसे ही अगर देखो ग्रेट अंडमानीज जो है, अंडमान में जो आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनकी भी गिनती बहुत कम बची थी 32। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है, थोड़ा बहुत बढ़ चुका है, मतलब 250-200 इतना पहुंच गया। अभी भी ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हो गया, 250-200 इतना ही है। एंड ये भी कुछ खास नहीं बढ़ा है, ये भी 150-200 ऐसा कुछ बढ़ा है, ठीक है। तो ये भी गिनती ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी बढ़ चुकी है। वैसे ही जरावा, ऐसे ही आगे ऐसे और भी मतलब ऐसे ही कुछ ये पीवीटीजी से मतलब वो सारे आदिवासियों के ग्रुप्स जो कि अब ख़त्म होने की कगार में आ चुके हैं, एक्सटिंक्शन होने की, मतलब एक्सटिंक्शन मतलब कि मतलब विलुप्त होने की कगार पे आ चुके हैं। बहुत कम गिनती के ही उनके मेंबर्स बचे हुए उन ट्राइबल्स ग्रुप्स के, ठीक है। तो ये पीवीटीजी से अब होता है क्या, देखो ये जो पीवीटीजीस होती है इनके लिए गवर्नमेंट जो रहती है वो स्पेशली ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखती है ताकि ये विलुप्त ना हो जाए, इनका कल्चर ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो कुछ इनको ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। बट होता है क्या, देखो कि हम कुछ ट्राइबल्स का तो ध्यान रख देते हैं, बट कुछ जो आदिवासी होते हैं मतलब जो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि भाई ये पीवीटी, जैसे अगर आप देखोगे तो देयर वेयर ओनली 23 फैमिलीज कंप्राइजिंग अबाउट 100 मेंबर ऑफ करबंग, ठीक है। करबंग नाम का एक ट्राइब है जो कि रिपोर्ट नहीं किया गया है, मतलब त्रिपुरा में देखा गया था। ये जो बेसिकली आदिवासियों का ग्रुप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने उसको पीवीटीजी में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है। जिसकी वजह से उनको स्पेशल जो भी ट्रीटमेंट है, स्पेशल हेल्प जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे मतलब ट्राइबल ग्रुप है जो कि अब ख़त्म होने की कगार पे आ चुके हैं, मतलब एक्सटिंक्शन होने वाला है। उनके बहुत कम मेंबर्स ही बचे हुए। फिर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको पीवीटीजी में नहीं डाला है, जिसकी वजह से उनको कोई भी जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स उनके लिए जो बनाए जाते हैं पीवीटीजीज के लिए उनको नहीं मिल पाते एंड वो ख़त्म हो जाते हैं। तो देयर आर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स मीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज बट देयर इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन पुअर। किया भाई गवर्नमेंट जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती तो है कि भाई हमको जो है पीवीटीजीज के लिए ये सारी चीज़ें करनी है, हम ये सारी डेवलपमेंट करेंगे, बट लोकल गवर्नमेंट नीचे आते आते वो उतना अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो पुअर इंप्लीमेंटेशन की वजह से गवर्नमेंट हैज़ फेलियर टू स्टैब्लिश इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग म्यूजियम, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, मैकेनिज्म, ठीक है। तो अच्छी तरीके से उन लोग पीवीटीजीज का भी हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है स्टेटस ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। अब डिनोटिफाइड ट्राइबल्स ग्रुप क्या होते हैं, तो देखो डिनोटिफाइड का मतलब होता है ये वो ग्रुप्स होते हैं जिनको मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो देखो जब अंग्रेज लोग हमारे ऊपर मतलब जब अभी मतलब जब ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर राज करते थे तो उस टाइम पर देखो काफ़ी सारे ऐसे आदिवासियों के ग्रुप होते थे जो कि मतलब उसमें से काफ़ी सारे मेंबर्स, अब मान लो एक ग्रुप है जिसके अंदर 6-7 लोग हैं जिसमें से 1-2 लोग जो है वो गलत काम करते, क्रिमिनल वाले काम करते, ठीक है। मतलब कुछ बेसिकली कुछ लोग जो है वो क्रिमिनल वाले काम करते हैं। अब उन लोगों की वजह से ये जो ब्रिटिश लोग थे इन्होंने क्या किया कि पर्टिकुलरली उस पूरे ट्राइबल ग्रुप को ही बोल दिया कि ये जो पूरा ट्राइबल ग्रुप है ये क्रिमिनल ग्रुप है, ठीक है। मतलब ये जो पूरा ट्राइबल है वो क्रिमिनल ट्राइबल ग्रुप से है, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई पैदा हो जाता है तो वो भी क्रिमिनल, हम उसको भी क्रिमिनल ही मानेंगे, ओके। तो उसको बोल दिया गया कि ये नोटिफाइड ट्राइबल्स क्रिमिनल ट्राइबल्स ग्रुप से कि हमने नोटिफाई किया कि ये जो क्राइम मतलब ग्रुप है ट्राइबल ग्रुप आदिवासियों का ग्रुप जो है वो क्रिमिनल्स है, ये सब के सब क्रिमिनल्स है। अब होता क्या था, देखो काफ़ी सारे ऐसे ट्राइब्स आदिवासी लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे कि दूसरे घर में जाकर चोरी कर लेते थे। मतलब आपने देखा होगा अभी भी के टाइम पे काफ़ी सारे से मतलब रहते हैं ना बंजारन लोग कि अगर मान लो आप बाहर कुछ सामान रखे रहते तो उन लोग उठा के लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही गलत गलत काम मतलब कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सबके सभी कर देते थे, बट कुछ लोग जो रहते थे जो ऐसा गलत गलत काम करते थे और उनकी भी मजबूरी रहती थी, भाई लैंड है नहीं, ज़मीन है नहीं, पैसा है नहीं, गरीबी है बहुत ज़्यादा, तो उन लोग ऐसे सारे काम करते थे, ठीक है। जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को जो ब्रिटिश जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया कि वो जो पूरा का मतलब एक पर्टिकुलरली पूरा जो ट्राइबल ग्रुप है, एक नहीं मतलब ऐसे जितने भी ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स है जहाँ पर देखा गया कि उनके ज़्यादातर जो मेंबर्स है वो गलत गलत काम कर रहे हैं, क्रिमिनल काम कर रहे हैं, ऑफेंस कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर बोल दिया गया कि भाई ये पूरा का पूरा जो इनका ग्रुप है वो सब के सभी क्रिमिनल है, ठीक है। मतलब क्रिमिनल ट्राइबल ग्रुप से इनका, ठीक है। तो उस टाइम पर बोला गया कि ये नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइबल ग्रुप से, कि मतलब हमने नोटिफाई किया कि ये क्रिमिनल ट्राइबल ग्रुप से। बट जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद हमने क्या किया कि अब देखो क्योंकि हम तो जानते हैं भाई सबके सब तो आदिवासी जो है वो क्रिमिनल्स नहीं है, वो तो अंग्रेज कह के चले गए, लेकिन हम तो नहीं ना कहेंगे कि भाई ये सबके सब क्रिमिनल्स है। तो इसलिए हमने कह दिया कि ये डी नोटिफाइड है, ठीक है। डी नोटिफाइड कि अब हम नहीं मानते कि क्रिमिनल है, हम इनको मतलब नॉर्मल ट्राइबल ग्रुप से मानते हैं। बट क्योंकि इनको बोल दिया गया था भाई ये नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइबल ग्रुप से, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया डी नोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। मतलब कि ये ऐसे ग्रुप्स है जिनको क्रिमिनल ग्रुप बोला जाता है, क्रिमिनल ट्राइबल ग्रुप्स बोला जाता है, लेकिन हम उसे डी नोटिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आएगा, मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ते तो उसको समझ आएगा। तो देखो लिखा गया है
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड सम ट्राइबल ग्रुप्स एज हैबिचुअल ऑफेंडर्स। ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स मतलब क्या होता है कि मतलब रहते हैं ना, जैसे मान लो आप कोई चोरी करते हो, ठीक है, एंड आपने एक बार कोई चोरी की, आपने दूसरी बार भी कोई चोरी की, उसके बाद क्या हुआ कि अब आपके आसपास के लोग जो है वो हर बार कोई भी चोरी होता था तो आपके ऊपर इल्जाम लगाते कि आपने तू नहीं चोरी किया होगा। ठीक है, तो हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब कि भाई अब मतलब आपने एक दो बार गलती कर दी जिसकी वजह से अब हर आदमी जो है वो आप ही को गलत मान रहा है कि आपने तू तू तो चोरी है ही, तू ही नहीं चोरी किया होगा। ठीक है, तो इसको हैबिचुअल ऑफेंडर बोला जाता है कि अंडर द हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1952। ठीक है, तो इस एक्ट की वजह से काफ़ी सारे ऐसे ट्राइबल्स ग्रुप्स है जिनको यही माना गया कि वो जो पूरा ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो आदिवासियों का ग्रुप है। ठीक है, तो द स्टिग्मा कंस्टिट्यूट इवन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो दाग है कह सकते हो, धब्बा जो है वो अभी भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जस्टिस के अंदर दिखता है। तो गवर्नमेंट हैज़ सेट अप नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड ट्राइब्स, मतलब गवर्नमेंट जो है एक अलग से कमीशन इनके लिए बनाई गई है, डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए एक अलग से कमीशन बनाई गई है जो कि इनकी हेल्प करने के लिए, इनका डेवलपमेंट करने के लिए, इनका सोशली और इकोनॉमिकली वेलफेयर करने के लिए इनके लिए कमीशन बनाई गई है। बट होता क्या है, देखो कि ये जो कमीशन है इनके पास सेम पावर नहीं है जो नेशनल ट्राइब्स, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास जो पावर है, मतलब कह सकते हो कि एक छोटा सा वर्जन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। ठीक है, तो इसके पास उतनी पावर नहीं है जिसकी वजह से उतना ज़्यादा वो हेल्प नहीं कर पाता है, एंड क्योंकि उतनी हेल्प नहीं कर पाता है जिसकी वजह से डी नोटिफाइड जो लोग होते हैं, ये जो डी नोटिफाइड ट्राइबल्स ग्रुप्स होते हैं, ये उतना ज़्यादा अपने आप को नहीं आगे बढ़ा पाते हैं। ठीक है, एंड ये भी होता है देखो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डी नोटिफाइड ट्राइबल्स ग्रुप्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है, कि मतलब इन ग्रुप्स के लिए हम क्या रिजर्वेशन रखेंगे, इनकी क्या हेल्प की जाएगी। ठीक है, क्योंकि मतलब कह सकते हो ये जो थे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उतना ध्यान नहीं दिया गया इनके ऊपर, एंड अब ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि भाई ये हमारे ही देश के लोग हैं तो इनकी भी हमें मदद करनी चाहिए। तो ये बात है। ओके, तो कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डी नोटिफाइड ट्राइबल्स ग्रुप के लिए कोई भी हेल्प नहीं की गई है, जिसकी वजह से कह सकते हो इनको कोई भी राइट्स नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की अब जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको कुछ राइट्स प्रोवाइड करें, इनकी हेल्प करें, क्योंकि ये भी आदिवासी है, इनको भी मतलब हमें धीरे धीरे करके, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर है आर्टिकल 342 के तहत कि मतलब वो जो है मतलब किसी को भी कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब में डाल सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है, वो डिसाइड करता है कौन शेड्यूल्ड ट्राइब में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, एंड आर्टिकल 341 के हिसाब से कौन शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो किसी एक पर्टिकुलरली डी नोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप को जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में डाल सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें की जा रही है ताकि हेल्प की जा सके उनकी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो डी नोटिफाइड ट्राइबल्स ग्रुप के साथ होती है कि उनको अच्छी तरीके से हेल्प नहीं प्रोवाइड करी जा पा रही है। उसके बाद आगे है हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मल न्यूट्रिशंस। अब क्योंकि देखो ये जो आदिवासी होते ये उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते, उतने पैसे मतलब गरीबी काफ़ी ज़्यादा इनके इधर रहती है जिसकी वजह से खाने पीने में इनकी कमी होती है। ठीक है, मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो जो न्यूट्रिशंस चाहिए रहते हैं आपको जीने के लिए, आपके शरीर के अंदर जो जो मतलब जो जो न्यूट्रिशंस चाहिए रहती है वो नहीं मिलते आपको, जो प्रोटीन रहता है, जो बाकी मतलब फैट, आयरन, वो सारी जो मिनरल्स रहते हैं वो आपको नहीं मिल पाते खाने के अंदर। ठीक है, क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं रहते। हो सकता है मान लो आप एक ही टाइम का खाना खा रहे हो सकता है मान लो आप 2 टाइम का खाना खा रहे हो, लेकिन उसके अंदर जो खाना आपको मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है खाना। ठीक है, तो ये सारी जिसकी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम रहता है। तो यही लिखा है कि देखो ट्राइबल फेस द प्रॉब्लम ऑफ पुअर हेल्थ एंड मल न्यूट्रिशन, काफ़ी ज़्यादा गरीब रहते हैं जिनकी वजह से उनको हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी रहती है एंड मल न्यूट्रिशन भी रहता है, उनकी शरीर बहुत कमज़ोर रहती है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ओवर 50% ऑफ द एसटी चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ मल न्यूट्रिशन, यानी आधे से मतलब अगर आप देखो एस्टिमेट से पता चला है कि आधे जो एसटी के जो बच्चे होते हैं यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो बच्चे होते हैं वो मल न्यूट्रिशन से ही सफ़र कर रहे होते हैं। मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा नंबर हो गया कि 8.6% जो है उसके जितने भी बच्चे, उसके अंदर जितने भी बच्चे आते हैं उसमें आधे बच्चे जो है वो मल न्यूट्रिशन यानी उनको खाने की कमी है, मतलब न्यूट्रिशंस की कमी है उनके शरीर के अंदर। देयरफॉर दे आर अंडर वेट, कमज़ोर, मतलब वजन में भी कम होते हैं, एंड स्टर्नेड मतलब काफ़ी ज़्यादा दुबले पतले होते हैं। ऑल्सो ड्यू टू पुअर हेल्थ एंड मल न्यूट्रिशन द इन्फांट मोर्टेलिटी रेट ऑफ एसटी इज हायर एज कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज। ठीक है, इन्फांट मोर्टेलिटी मतलब कि जो बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे जो मरने का जो रेट होता है कि मतलब बच्चा पैदा हो, क्योंकि देखो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो एक पर्टिकुलरली रहता है कि इतने मतलब जैसे अगर मान लो 5 बच्चे पैदा हुए तो उसमें से कितने बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, तो रेट होता है, मोर्टेलिटी रेट होता है इन्फांट मोर्टेलिटी। इन्फांट का मतलब बच्चा होता है। ठीक है, तो इन्फांट मोर्टेलिटी रेट अगर आप देखोगे तो जो ये जो एसटी वाले होते हैं इनका ज़्यादा रहता है, मतलब इनमें ज़्यादा मतलब चांसेस रहते हैं बच्चे मरने के, मतलब पैदा होते ही मर जाने के। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो माँ रहती है वो उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं ली रहती है जिसकी वजह से बच्चा कमज़ोर पैदा होता है एंड उतना बाहर निकलते मतलब पैदा होते होते वो मर जाता है। ठीक है, तो मरा हुआ ही बच्चा पैदा हो जाता है कई बार। ठीक है,
उसके बाद देखो अब अदर वायलेशन बताए गए हैं कि कौन से और वायलेशंस किए जाते हैं उनके साथ में। तो असल्ट ऑन वुमेन यानी वुमेन्स को मारा जाता है, पीटा जाता है इस बात की कि भाई तू तो आदिवासी है, निकल इधर से, ठीक है, इसको छू मत। जैसे अगर मान लो कोई आदिवासी है एंड वो पानी लेके जा रही है और मान लो या फिर किसी आपके इधर कोई एरिया है, कोई हैंडपंप है, वहाँ से पानी निकाल रही है, आप उसको भगा रहे हो, ठीक है, उसको मार रहे हो कि यहाँ से पानी मत लेके जा, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर उनके साथ उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। उसके बाद मर्डर्स होते हैं एसटीज़ की कई बार, ठीक है, इस बात पे भाई तू आदिवासी है, तूने मेरे को बोला कैसे, मैं बड़ी कास्ट वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद ये भी होता है डिस्क्रिमिनेशन एट स्कूल ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू एसटीज़। जो छोटे बच्चे होते हैं जो एसटीज़ के बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कोई उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाता है या फिर उनको स्कूल में टीचर्स जो रहते हैं उतने अच्छे से नहीं देते, ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ वायलेशंस उनके साथ किए जाते हैं उनके राइट्स के। नाउ में भी यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन से इनके मतलब किस तरीके से इनके राइट्स के वायलेशंस किए जाते हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होते हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से इन राइट्स का वायलेशन का रिड्रेसल कर सकते हैं, अब ये समझ लेते हैं। क्योंकि देखो इनके वायलेशंस तो अलग अलग तरीके से मतलब हो रहे, काफ़ी सारे वायलेशन इनके राइट्स के किए जा रहे हैं, इनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, ठीक है। अब मान लो आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो एंड आपकी ज़मीन छीन ली है गवर्नमेंट ने, तो आप किस तरीके से आप अपनी ज़मीन को वापस ले सकते हो, किस तरीके से इसका रिड्रेसल कर सकते हो, तो उसके बारे में भी बताया गया है। तो उसके बारे में आप देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम रिड्रेसल कर सकते हैं अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को एंड आपके राइट्स का वायलेशन किया गया है, ठीक है। तो देखो सेम जैसे हमने शेड्यूल्ड कास्ट का देखा था कि आपको दो आर्टिकल्स मिले हुए हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, जो कि आपको ये पावर देता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हो अगर आपके राइट्स का वायलेशन किया जाता है, ठीक है। तो देखो वही सारी चीज़ें लिखी गई कि द कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 has recognized every individual's right to seek redressal from the court if his her राइट्स आर वायलेटेड, ठीक है, कि अगर उनका राइट्स अगर छीना जाता है, वायलेट किया जाता है, तो ऐसे टाइम पर जो है वो रिड्रेसल के लिए कोर्ट में जा सकते हैं इन दो आर्टिकल्स की मदद से, ठीक है। कौन से कोर्ट में? तो देखो आर्टिकल 32 जो है वो आपको पावर देता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट जो है आपका देखो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक है, मतलब मेनली देखोगे तो आर्टिकल 14 से ही चालू होता है फंडामेंटल राइट। तो ये जो अगर फंडामेंटल राइट जो है आपके, अगर इनका वायलेशन किया जाता है, ठीक है, जैसे मान लो आपका फंडामेंटल राइट है, जैसे अब है ना अपना घूमने फिरने की आज़ादी, ठीक है, आपको बोल दिया जाता है आप घूम फिर नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आपका ये जो आज़ादी है घूमने फिरने की, ये जो आज़ादी आपका ये जो फंडामेंटल राइट है, अगर ये आपका कोई छीन रहा है, तो ऐसे टाइम पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि देखो भैया ये जो आदमी है मेरा फंडामेंटल राइट छीन रहा है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट छीनता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाओगे एंड वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो रहेगा वो जो भी डिसीजन रहेगा, जो भी आदेश देना रहेगा वो देगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो रहता है वो 5 रीट्स देता है, मतलब बेसिकली यहाँ पर 5 कह सकते हो रीट्स दिया जाता है, इसको रीट्स बोला जाता है, मतलब आदेश देता है, आदेश देना एक टाइप से कह सकते हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट देता है कि मतलब किस प्रकार से अगर मान लो कोई ऑफिसर है वो आपके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा है, या फिर वो मतलब कोई ऑफिसर है, मान लो जैसे कोई ऑफिसर है, ठीक है, ये रेलवे में मान लो ये कोई ऑफिसर है जिसको आपको पता चला है कि ये जो ऑफिसर है ये घूस देकर यहाँ इस पोस्ट पे बैठा हुआ है, ठीक है, एंड आप चाहते हो कि देखो ये जो पर्सन है ये हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, काम करो इसको इस पोस्ट से हटा दो, ठीक है। तो आप जाते हो आर्टिकल 32 के तहत एंड डायरेक्टली जाते हो सुप्रीम कोर्ट में और बोलते हो देखो भाई ये जो है पर्टिकुलरली ये जो पर्सन है ये घूस देकर मतलब इस पोस्ट पे बैठा हुआ है। तो ऐसे टाइम पर जो अपना जो सुप्रीम कोर्ट रहेगा वो एक रीट देगा जिसको मैंडेमस बोला जाता है कि भाई देखो तुम जो है मतलब मेरे को प्रूफ करो, मेरे को दिखाओ, ये जो ऑफिसर है उसको बोलेगा तुम मेरे को दिखाओ तुम किस बेसिस पे इस पोस्ट पे बैठे हुए हो, ठीक है, कौन सा प्रोसेस तुमने फॉलो किया था, क्या डॉक्यूमेंट दिए थे, ये सारी चीज़ें की जाती है। तो आर्टिकल 32 जो है वो आपको पावर देता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट छीना जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। एंड क्योंकि यहाँ पर देखो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स मिले, जैसे उनको रिजर्वेशन मिलेगा आर्टिकल 16 के हिसाब से, ठीक है, आर्टिकल 15 के हिसाब से आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो वो सारी फंडामेंटल राइट्स अगर आपका कोई छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो वही लिखा है देखो, स्टेट दैट व्हेन एन इंडिविजुअल इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज fundamental rights he can move the supreme court and seek justice under article 32. The parliament can also empower any other court to exercise the power of supreme court within the local limit of his jurisdiction, ठीक है। कि अगर मान लो आप जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, दिल्ली जाने की आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो ऐसे टाइम पर आप चाहो मतलब पार्लियामेंट जो है वो चाहे तो मतलब ये भी कर सकती है कि वहाँ की जो लोकल कोर्ट रहेगी उसको सुप्रीम कोर्ट की पावर देगी कि भाई आप जो है सुप्रीम कोर्ट की पावर जैसी आपकी पास पावर रहेगी एंड देन आप जो है इसका जो भी जुरिडिक्शन रहेगा वो करोगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 32 है जो कि आपको पावर देता है अगर आपका फंडामेंटल राइट छीन लेता है अगर कोई, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो, ठीक है।
मतलब आपको प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप लोकल कोर्ट में जाओगे, फिर हाई कोर्ट में जाओगे, तब सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। आपको ये प्रोसेस फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। बस रीज़न बताना रहता है कि आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 32 के तहत आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, ठीक है। तो देखो अब आर्टिकल 226 क्या कहता है, ये आपको पावर देता है कि अगर आपका कोई भी राइट छीना जाता है, यहाँ पर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं की गई है, यहाँ पर अगर कोई भी आपका राइट छीना जाता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो। आपको लोकल कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो अगर आपका कोई भी राइट छीना जाता है, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है कि देखो आर्टिकल 32 जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट आपका छीनता है तब आप जा सकते हो डायरेक्टली हाई सुप्रीम कोर्ट में। बट आर्टिकल 226 क्या कहता है कि आपका कोई भी राइट हो, चाहे फंडामेंटल राइट हो, चाहे लीगल राइट हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, कोई भी राइट अगर आपका कोई छीन लेता है, वायलेट करता है, तो ऐसे टाइम पर आप डायरेक्टली जाओगे हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो आपके पास ये पावर है, डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। तो एम्पावर एवरी हाई कोर्ट टू इशू द राइट्स, मतलब इसके पास भी जैसे सुप्रीम कोर्ट जो 5 आदेश देता है वो सारे मतलब कह सकते हो सेम पावर ही रहती है इसके, वो ये जो हाई कोर्ट रहेगा अपना वो भी वो सारे आदेश दे सकता है, ठीक है। सो द कोर्ट आर एम्पावरेड टू एक्सेप्ट एंटरटेन राइट पिटिशन फ्रॉम पर्सन और पर्सन हुज राइट आर वायलेटेड, ठीक है, जो भी जिसका भी वायलेट किया गया राइट उसकी बातें सुनेगा एंड केस को किया जाएगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो मतलब आर्टिकल्स है जिनकी मदद से जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो मतलब जाकर अपना रिड्रेसल कर सकता है अगर उनके राइट्स का वायलेशन किया जाता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे रिड्रेसल मैकेनिज्म है। अब देखो आगे और भी चीज़ें लिखी गई है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है क्या कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप रिड्रेसल मैकेनिज्म एट नेशनल लेवल एंड सेट स्टेट लेवल, मतलब कि क्या कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने काफ़ी सारे मतलब ऐसे रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए गए हैं नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर, मतलब ताकि जो ये बेसिकली जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनकी हेल्प की जा सके, ठीक है। तो देखो लिखा है द रिड्रेसल मैकेनिज्म आर इन द फॉर्म ऑफ कमीशंस, ठीक है। तो ढेर सारी से कमीशंस बनाई गई है जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, कि अगर आपका कोई ह्यूमन राइट छीन लेता है तो आप वहाँ पे जाकर अपना रिड्रेसल करवा सकते हो। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस, ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट भी कमीशन बना है, स्टेट लेवल पे भी बनाई गई है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ऐसे बनाई गई है, ठीक है, अलग अलग कमीशंस बनाई गई है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के बारे में। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कि विथ स्पेशल रेफरेंस टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से खास तरकीब मतलब एक खास अलग से एक नेशनल कमीशन बनाया है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज तो आप बस इतना समझ लो कि गवर्नमेंट जो है अलग अलग से कमीशन बनाई है और खास करके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक अलग से कमीशन बनाई है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिनका काम ही यही है देखना कि कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं हो रहा है, उनके साथ सारी चीज़ें अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, गवर्नमेंट जो भी उनके प्लान ला रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए उनके वेलफेयर के लिए वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका क्या कंडीशन, उनके साथ कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ों को देखना ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का काम है, ठीक है। तो मे भी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर हम यही पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देख लेंगे अपना कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसका फंक्शन क्या है एंड पावर क्या है एंड आखिर ये है क्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले, मे भी आपको यहाँ पर आज के लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। अब फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो पूछ ही सकते हो। एंड इस वीडियो को आप अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना एंड अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, अगर एनालिसिस में देखो तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो वीडियो को, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है एंड मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ में। एंड अगर आपको लेक्चर का PDF चाहिए रहेगा तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हो PDF को। एंड इंस्टाग्राम पेज पे भी जाकर फॉलो कर सकते हो, दोनों की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप लेक्चर को लेट देख रहे हो, मतलब अपलोड होने के कुछ दिन बाद देख रहे हो लेक्चर को, तो हो सकता है इसकी नेक्स्ट लेक्चर जो यहाँ पर आ गई हो, तो यहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो नेक्स्ट लेक्चर को भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।